अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो चीज, वो आप पूरा ध्यान से देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लैनेट का जो स्ट्रेंथ है इसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट आपका। देखो आप क्या बोलते हैं, जो मेलिफिक प्लैनेट है ना, नैसर्गिक, जिसको प्राकृतिक रूप से हमने माना है कि वो मेलिफिक प्लैनेट है, वो है सन, वीक मून, है ना, मार्स, मरकरी। मरकरी व्हेन विथ मेलिफिक प्लैनेट, यानी पाप ग्रहों के साथ अगर मरकरी है और मून वीक है, तो ही वो मेलिफिक होते हैं, है ना। और दूसरा है सैटर्न, राहु एंड केतु, ये नैसर्गिक रूप से ये मेलिफिक प्लैनेट है। बेनिफिक प्लैनेट कौन से हैं अच्छे वाले? जुपिटर, वीनस, मरकरी एंड मून। तो मरकरी और मून जब किसी पाप ग्रह के साथ नहीं हो, तब तक जो है ना ये अच्छे फल देते हैं। प्लैनेट प्लेस्ड इन 9th हाउस। यस प्लीज। सर ये बुध अगर मैलेफिक से एस्पेक्टेड है तो भी वो मैलेफिक हो जाएगा, या खाली मैलेफिक के साथ रहेगा तो ही मैलेफिक होगा? इधर विथ अ मेलिफिक प्लैनेट, सॉरी सर। अगर एस्पेक्टेड है तभी भी इन्फ्लुएंस रहेगा, और अगर उसके साथ है तब भी इन्फ्लुएंस रहेगा। गॉट इट सर, थैंक यू सर। तो प्लैनेट प्लेस्ड इन 5th एंड 9th हाउस गिव्स बेनिफिक रिजल्ट्स, ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड ऑफ 6th हाउस एंड 11th हाउस आर ऑलवेज मेलिफिक। आपकी कुंडली में जो भी तीसरे भाव का मालिक है, छठे और 11वें भाव का मालिक है, वो ऑलवेज मेलिफिक है, ठीक है ना। और क्या कहता है कि अगर मेलिफिक प्लैनेट बिकेम द लॉर्ड ऑफ दीज हाउस गिव्स ओनली मेलिफिक रिजल्ट्स। अगर बुरा ग्रह ही इनका मालिक हो जाए तो वो बुरे फल को बहुत तीव्रता से देता है। बेनिफिक प्लैनेट, यस प्लीज। सर अगर टॉरस लग्न है तो षष्टम जो होगा वो लिब्रा होगा। हाँ जी। तो ऐसे केस में वो मैलेफिक होगा या बेनिफिक होगा? नहीं नहीं, ऑलरेडी बोला है ना आपका, लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ। सेवेंथ की तो हमने बात अभी शुरू नहीं की। नहीं, सिक्स बोल रहा हूँ सर, सिक्स। हाँ, तो सिक्स, तो अगर असेंडेंट, अगर कोई प्लेनेट अगर 6th हाउस का भी लॉर्ड है, या थर्ड का भी लॉर्ड है, या 11th का भी लॉर्ड है, और अगर वो लॉर्ड मान लो लग्न का बनता है, जैसे तो वही बनता है, ठीक है ना, वीनस ही बनता है कि लग्न का भी लॉर्ड है और 6th का भी है, ऐसे में वो 50% ही बेनिफिक रह पाता है। अभी ठीक है आएगा, सर। वो भी जिक्र आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार पहले सुन लीजिए तो अच्छा रहेगा। लॉर्ड ऑफ थर्ड, 6th एंड 11th हाउस आर ऑलवेज मेलिफिक। चाहे वो प्लैनेट चंद्रमा हो, चाहे बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे गुरु हो, ये अच्छे प्लैनेट हैं। लेकिन अगर वो लॉर्ड बन जाते हैं 3, 6 और 11th हाउस के, तो भी वो मेलिफिक रिजल्ट देते हैं। और अगर गलती से ये शनि हो गया, है ना, या मार्स हो गया, सन हो गया, तो ये तो बुरे रिजल्ट देंगे ही देंगे। क्लियर हो गया? पक्का सर। फिर Yeah, आप it's clear, sir. फिफ्थ फिफ्थ In my case, हाँ जी। can I say, sir? In my case, my Gemini ascendant and Sun is the third lord. In Sun Dasha, I suffered all 6 years. I totally suffered health-wise. ओके। अगर वो तीसरे और छठे का लॉर्ड होके 9वें घर में बैठ जाए या 5वें घर में बैठ जाए, ये तब सब अभी अभी धीरे धीरे ये सारी चीजें आएंगी, तब मिक्स हो जाएगा ना। क्या बोलता है, प्लैनेट प्लेस इन 5th एंड 9th हाउस ऑलवेज गिव बेनिफिक रिजल्ट। तो बेनिफिक 50% देगा, 50% नहीं देगा। ये Right, आपको sir. Right, sir. एआई अपने वाला लगाना पड़ेगा, कंप्यूटर का एआई काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट बिकम द 4th, 7th एंड 10th हाउस, है ना। बेनिफिक प्लैनेट बिकम द लॉर्ड ऑफ द 4th, 7th एंड फर्स्ट हाउस, 10th हाउस आर 100% मेलिफिक। अब देखो आप समझना, सौम्य ग्रह अगर चौथे, 7वें और 10वें घर का लॉर्ड बनता है तो वो 100% मेलिफिक हो जाता है। फिर बोलता है कि मेलिफिक प्लैनेट इफ बिकम द लॉर्ड ऑफ द 4th, 7th एंड 10th हाउस आर 100% बेनिफिक। इसको आप याद करके रखना Sir, in Laghu Parashari, it says that it become neutral, sir. है। नहीं नहीं, ये अभी हम एसपीसी की हाँ करें, लघु पराशरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, so in our SPC, we have to consider that lordship.
हाँ 4, 7, 10. Okay, okay. ठीक है ना। तो Yes, sir. लॉर्ड Yes, sir. 5th एंड 9th आर ऑलवेज बेनिफिक। अगर पाप ग्रह भी बन जाते हैं 5वें और 9वें के लॉर्ड, तभी भी ये बेनिफिक है। लॉर्ड ऑफ 2nd एंड 12th आर ऑलवेज न्यूट्रल प्रोवाइडेड दे डू नॉट ओन अदर हाउस। जैसे मान लो 2nd का भी लॉर्ड हो गया और 3rd का भी हो गया, तो यहाँ पे सिस्टम थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना, मिक्स हो जाएगा अच्छा और बुरा। फिर आते हैं यहाँ पे नीचे, 8th लॉज इज मोस्ट मेलिफिक प्लैनेट। कोई भी हो, 8वें घर का मालिक बहुत ही बुरा। लॉ 8th लॉर्ड, इफ द लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस इज सर सर एक मिनट सर, बोलिए 1 मिनट बोलिए सर। बोलिए। 8th लॉर्ड अगर सैटर्न है तो वो 9th लॉर्ड भी होगा, उसकी एक राशि 10, 11 50% हो गया ना। जैसे कि जेमिनी वाले में है, हाँ तो तो हम उसको मेलेफिक गिनेंगे। 50% मेलिफिक हो गया, 50% बेनिफिक हो गया, जी जी सर। है ना। वो जो कंडीशन अप्लाई होगी वो जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे आपको तभी समझ आने है। ठीक है। अब एक आदमी बहुत ईमानदार है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ईमानदार ही रहेगा, और एक बेईमान कोई जरूरी नहीं कि हर टाइम बेईमान ही रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। Sir, one question, sir, here. प्लीज। Here, ownership you have to apply according to the Kaspal chart or Rashi chart, D1. नहीं, ऑलवेज D1। वी आर टॉकिंग D1. अबाउट ऑल अबाउट SBC इज बेस्ड हाँ, ऑन राशि चार्ट। Rashi chart. Okay, sir. Clear. Then 8th lord, if the lord of the first house is 50% benefic, 50% malefic. Lord of the 4th, 7th and 10th house, if Jupiter, Venus, Mercury and Moon also occupies 2nd or 7th house. 2nd house is Marka house and 7th house is also Marka house. Then will become 100% malefic. ओके 100% क्यों बोला? क्योंकि जो सौम्य प्लैनेट है उसको बोला था हमने, यहाँ पे आप पढ़ो, यहाँ पे बोला था कि जो बेनिफिक प्लैनेट है अगर वो 4, 7 एंड 10th के होते हैं तो 100% मेलिफिक होते हैं, और 100% मेलिफिक होकर के अगेन उसने मार्का हाउस भी ले लिया, तो क्या करेंगे, जब इनकी बारी आएगी तो ये अच्छे से धोएंगे फिर। Yes, sir. You are one of my client case, Gemini ascendant, 7th Lord Jupiter in second house exalted. After getting married, one day he got separated from his wife. तो ऐसे तो ये लगन के हिसाब से बहुत स्थूल है ना, हर कोई तो डाइवोर्स नहीं हो गया होगा। उनके कुंडली में एक चार्ट होता है, इसको आप क्लब करके देखो, पराशरी के साथ आप प्रेडिक्ट में लगाओ, केपी के साथ लगाओ, नाड़ी के साथ लगाओ, कस्पल से साथ लगाओ, तो ये बहुत बम की तरह काम करता है। फिर आगे चलते जल्दी जल्दी, है ना। Yes, sir. इफ द लॉर्ड ऑफ द 4th, 7th एंड 10th आर मेलिफिक प्लैनेट and become the lord of the 3rd, 6th, 8th and 11th also become 100% malefic, 50% malefic। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला था, 4, 7, 10th का अगर लॉर्ड मेलिफिक है तो वो 100% बेनिफिक हो जाता है, लेकिन जब वो इसके साथ में 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th और 11th को भी ओन कर ले तो वो 50% ही मेलिफिक रह जाता है। ये जो 50% और इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको ये बताता है कि आपको कोई लगता लग गया ऐसे प्लैनेट का जो 100% मेलिफिक है, तो आपको क्या रिजल्ट बोलना है किसकी कुंडली में, और कब जो है ना वो उसको थोड़ा सा धीमे से बोलना है कि ज्यादा कुछ नहीं करेगा ये। इसलिए आपको ये एक कंडीशन दे रहे, एक और कंडीशन इसके बाद भी बताऊंगा आपको, है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पे, राहु एंड केतु will give benefic result if occupy Kendras and 5th and 9th house and its lord are benefic planet। ठीक है ना। ये क्या बोलता है कि इन हाउसेस के लॉर्ड अगर बेनिफिक हैं तो ये क्या करेगा, बेनिफिक रिजल्ट आपको देगा। मेलिफिक प्लैनेट व्हेन रेट्रो बिकम डबल मेलिफिक, बेनिफिक प्लैनेट बिकम रेट्रो विल बिकम डबल बेनिफिक। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप ये भी देख लेना, एक प्लैनेट आपकी कुंडली का बहुत अच्छा है और वो रेट्रो हो जाए तो वो डबल हो जाता है 200%, और एक 100% मेलिफिक प्लैनेट रेट्रो हो गया तो वो 200% मेलिफिक हो जाता है।
तो आपको यहां पे प्रिडिक्शन करते समय बहुत ध्यान से बोलना है। लॉर्ड ऑफ केंद्रास 1, 4, 7 and 10 and 5th and 9th house if related गिव राजयोगा। रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, केंद्र का मालिक जो है ना, मान लो एक प्लैनेट है और वो त्रिकोण के मालिक के साथ बैठ गया, दोनों में एक्सचेंज हो, हाउस एक्सचेंज हो गया, दोनों में एस्पेक्ट हो गया, है ना, तो क्या बोलता है, ये राजयोग देते हैं। क्लियर हो गया। मेलिफिक लॉर्ड ऑफ 6th, 8th and 12th हाउसेस आर लेस मेलिफिक, यानी कि 6, 8, 12 जो हमारा त्रिक भाव है उसके मालिक अगर मेलिफिक प्लैनेट है तो वो कम मेलिफिक है किनसे, जो बेनिफिक प्लैनेट 4, 7 और 10th हाउस के हैं। क्योंकि क्या बोला था, बेनिफिक प्लैनेट अगर 4, 7 और 10 के लॉर्ड है तो वो 100% मेलिफिक हो जाते हैं। तो कहता है कि जो मेलिफिक प्लैनेट है 6, 8, 12 का, उसमें इतनी ताकत नहीं है बुराई करने में जितना कि बेनिफिक प्लैनेट 4, 7, 10th हाउस का लॉर्ड बन के कर देता है। एसेंडेंट लॉर्ड इज 100% बेनिफिक। तो ये रूल आप पॉज कर लेना, ये तो वीडियो बहुत लंबी चल रही है, तो आप लिख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना। उसके बाद आपको एक दूसरा सूत्र दे रहे हैं, आप उसको देखो। सन का जो ट्रांजिट है वो हर 13 दिन और 8 घंटे में एक स्टार से दूसरे स्टार में चला जाता है। तो सन कहीं पे भी हो, ट्रांजिट कर रहा हो, वहां से आप 5th स्टार, ये देखिए 5th स्टार, 8th स्टार, 14th स्टार, 18th, 21st, 22nd, 23rd and 24th So slowly you tell, sir. Once again, I will note down. उपग्रह। Okay, Hmm. from the transit star of sun, Yes, sir. 5th star is upagraha named Vidyumukh. Vidyunmukh. Yes, sir. This star is very malefic, and the result of this star is death of child and fall from height. Okay. Yeah. Yes, sir. Second is 8th star from transit sun star is called Sula. The result of this star is death of a spouse and bleeding. 14th star from the transit sun star is called Sunnipat. The result of Yes, this sir. star is death of a spouse, death of son, and fever. 21st star from the 18th star from the sun star, transit sun star is called Ketu. Result of this star is death of brother-in-law. 21st star from the transit sun star is called Ulka. The result of this star is financial losses and danger. 22nd star is called Kampa. The result of this star is death of relative and cold. 23rd star is called Bajra. And the Bajra. Yes, sir. Bajra. The result of this star is setback in profession and danger. And last one is 24th star, same result, setback in profession and danger. How we will apply this upagraha for prediction? सर 24th का कोई नाम नहीं है? Bajra. No, no, नहीं, 23rd है। Nirghat. 20. Oh. It's called Nirghat. Sir? Nirghat. Nirgat. Yes, sir. Okay. So it's not applied in birth chart, sir. Only Gochar. Only Gochara. But how we will apply this upagrahas in our, from the birth star to different stars, we will discuss about this. तो कैसे करना है ये आपको बता देते हैं। तो आपने मार्क क्या करना है, आपको मार्क करना है कि सन अभी कहाँ चल रहा है। तो एक सिंपल एग्जांपल, उत्तराषाढ़ा। 1 minute, okay, so 21
22, 23, 16, 17, 18, 19 and 20. Okay, now see, जब कभी भी उपग्रह लगेगा तो आपको ये देखना है कि उसके ऊपर मेलिफिक इन्फ्लुएंस आना चाहिए। जैसे मान लो सन अभी कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, किसी को याद है? यस सर, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि में उत्तराषाढ़ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यहीं पे कर रहा है। यस। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये पांचवा हो गया। 6, 7 एंड 8 ये 8 हो गया। 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये 14 हो गया। 15, 16, 17, 18 हो गया। ये 19 सॉरी 18। 18 के बाद जो आएगा 21, 22, 23 एंड 24। ठीक है ना? अब मान लो यहां पे सैटर्न आ गया, क्योंकि ये सैटर्न का तो लगता है। ठीक है ना? तो ये जो सन है ये 13 दिन रहेंगे यहाँ पे और 8 घंटे। इस 13 दिन और 8 घंटे के अंदर जो है ना हालत खराब हो जाएगी, अगर सैटर्न की कोई दशा चल रही हो तो सैटर्न यहाँ चल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें मेलिफिक इन्फ्लुएंस है। और अगर कोई पाप ग्रह मान लो राहु या केतु या मार्स या सैटर्न ही बर्थ स्टार का भी वेद कर रहा है ना, तो ये आपको बहुत हाईली मेलिफिक जो है ना वो रिजल्ट देने वाला है। तो मान लो सपोज करो जैसे वो फाइनेंशियल सेटबैक दे रहा था, तो यहाँ पे अब यहीं पे जुपिटर चलने लग गया। ये सन का ये मून का यहाँ पे जुपिटर चल रहा है, तो क्या करेगा? सैटर्न और जुपिटर की दशा चल रही है, तो ये यहाँ तो लगता लगा ही रहा है। 22वें का भी रिजल्ट मिलेगा उपग्रह का, और 24वें का भी मिलेगा, यहाँ पे जुपिटर के लगता का भी मिलेगा, अगर 88वां पद है उसका भी मिलेगा। तो ध्यान क्या रखना है कि बर्थ स्टार जो है ना आपका ऑलवेज मेलिफिक इन्फ्लुएंस में आना चाहिए, तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? सर जब ये तक दशा में रहेगा या फिर साढ़े साथी में भी काम रहेगा नहीं तो भी होना वैसे ही? चाहिए। जो प्लैनेट बर्थ स्टार का वेद कर रहा है और वो उपग्रह का भी वेद कर रहा है, ऐसा नहीं कि यही ट्रांजिट हो रहा है, ये भी पॉसिबल है कि ये जो आपका चित्रा नक्षत्र है जहां पे आपका 22वां उपग्रह बैठा है, इसको यदि 22वां उपग्रह क्या बोलता है, डेथ ऑफ रिलेटिव एंड कोल्ड, है ना? तो ये जो पॉइंट है ये हाईली सेंसिटिव है। मान लो ये पड़ जाता है आपके रिलेटिव का 8th हाउस, चित्रा नक्षत्र 8th हाउस में पड़ रहा है, कन्या राशि हो अगर 8th हाउस में, मान लो ये आपके 2nd हाउस से 8th जो है ना 9th हाउस पड़ता है, वो मामा जी के लिए बहुत डेंजर है ना? 4th हाउस से 8th हाउस 11th होता है, अगर वो यहाँ पड़ रहा है तो मदर के लिए बहुत डेंजर है। और फिर आप देखो वहां पे जो 4th हाउस की जो डिग्री है वो 8th में लगा हो, यानी 11th हाउस में। और वहां पे आप देखो कि जो राशि है जो नोमांस है उसके ऊपर सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है या कोई मेलिफिक प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, तो वो वाला रिलेटिव गया। पकड़ में आ रही मेरी बात? जी सर। तो आपको तब देखना है जब आपका बर्थ स्टार जो है ना वो 1 या 2 मेलिफिक प्लैनेट से ग्रसित हो, और बाय आपका जो ये 8 उपग्रह जो मैंने गिनाए आपको, 5वां, 8वां, 14वां, 18वां, 21, 22, 23 और 24, ये भी किसी पाप ग्रह से वेद किया जा रहा हो या पाप ग्रह उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हो, तो आपका ये रिजल्ट बनता है। और वो नक्षत्र किसी न किसी राशि में होगा, वो राशि किसी न किसी भाव में होगी, उस भाव के अंदर क्या इन्फ्लुएंस आएगा वो आपको देखना है। सेटबैक होने के लिए अगर ये 10th हाउस में पड़ गया आपके, जो 22वां और 24वां नक्षत्र है, 23वां नक्षत्र और 24वां नक्षत्र है, ये अगर 10th हाउस में 2nd हाउस में पड़ गया तो क्या करेगा? व्यापार खत्म, धन खत्म। पर ये तो ट्रांजिट ऑफ सन से है ना? बिल्कुल है, सन से। तो आप तो सन तो फिर अभी यहाँ है, 13 दिन बाद यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो क्या होगा?
उपग्रह भी चेंज होते जाएंगे आपके बर्थ स्टार में। तो मान लो ऐसी जगह पड़ गया जहां पे लत्ता लग रहा है, जैसे यहाँ पे पड़ा, ये चित्रा में शनि का लत्ता, विशाखा में गुरु का लत्ता, 10वें मघा में आ गया तो सूर्य का लत्ता। सूर्य क्या देता है? फिनेंशियल सेटबैक देगा, राज्य भय देगा, डिस्प्यूट देगा, है ना? तो आपको ये चीज वो समझनी है। तो अभी केवल आप बिठाना सीखो। मेरी बात समझ में आ गई? आप अपने बर्थ स्टार से 9 नक्षत्रों की 3 लाइनें बनाओ और आप ये मार्क करो कि सन अगर इस नक्षत्र पे आए तो वो कब कब आएगा, क्योंकि सूर्य तो निश्चित और एकदम निर्धारित समय पे नक्षत्र बदलता है। तो कौन कौन सा फेज में आपका जो सेंसिटिव स्टार है उसके अंदर उपग्रह सेट होता है आके, और क्या उस टाइम पे ग्रहों की दशा के हिसाब से कोई ग्रह ट्रांजिट या एस्पेक्ट कर रहा है, अब उसका रिजल्ट बोलना, आदमी एकदम सीधे जमीन पे गिरता है उस टाइम पे। इसमें कोई डाउट हो तो आप बताओ। सर मुझे ये नहीं समझ में आया कि ट्रांजिट ऑफ सन को हम बर्थ स्टार के साथ कैसे रिलेट करेंगे, बाकी बर्थ सब स्टार क्लियर से हो गया। रिलेट नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि 27 नक्षत्रों में सन कहीं भी चल रहा हो, ओके। आप अपना बर्थ स्टार को लिखो, जैसे यहाँ लिखा है मैंने यहाँ पे, है ना, करके, और आप देखो कि सन सन आपका यहाँ चल रहा है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिखो आप 5 नंबर कि उपग्रह आज 13 दिन के लिए यहाँ आ गया, फिर 5 यहाँ आएगा, फिर यहाँ, ऐसे करके चलेगा ना। तो आपको देखना है कि कहीं ये 8 उपग्रह जो हैं ये आपके सेंसिटिव प्लेस पे तो नहीं है ट्रांजिट हो रहे हैं। तो सूर्य 8 बार ही ट्रांजिट करेगा ऐसी जगह पे जहां पे वो हाईली मेलिफिक प्लेस के अंदर आपका उपग्रह बिठाएगा। अगर बर्थ स्टार में ही मान लो आ गया, बर्थ स्टार में ही मान लो आ गया आपका 24वां उपग्रह, तो बर्थ स्टार क्या बोलता है? भाई आपका धन सारा खत्म कर देंगे, सेटबैक हो जाएगा, डेंजर होगा लाइफ को। उसी टाइम पे सैटर्न का लत्ता लग जाए, जुपिटर का लत्ता लग जाए, आपके जो 64वें नौमांस के ऊपर ट्रांजिट करने लग जाए या एस्पेक्ट करने लग जाए, तो कितना डेंजर बनाएगा आपके लिए। तो जब आपका बर्थ स्टार जो है ना उपग्रह के अंदर आ जाए, 10th स्टार आ जाए, 19th स्टार आ जाए, ये कितना हाईली मेलिफिक है। फिर सेकंड कैटेगरी के अंदर क्या आता है कि भाई जो प्लैनेट का लत्ता जहां लग रहा है वहां पे उपग्रह आ गया और वो प्लैनेट वहां आ गया जो लत्ता लगा रहा है, तो कितना प्रॉब्लमेटिक है ना। तो वो लत्ता भी अलग अलग भाव में लगेंगे। जैसे मान लो किसी का अगर एक उत्तराषाढ़ है तो वो पहला घर में भी हो सकता है चंद्रमा, दूसरे में भी हो सकता है उत्तराषाढ़, तीसरे में भी हो सकता है, चौथे में भी हो सकता है, क्योंकि वो लगन में राशि अलग है और चंद्रमा की राशि अलग है। चंद्रमा राशि से ही चंद्रमा का नक्षत्र बनेगा, उसके हिसाब से आपका जो दूसरे प्लेनेट के जो लक्षण स्टार। निर्धारित होंगे। ठीक है, आप इसको बार बार सुनिए, और अगर दिक्कत होगी 2 दिन बाद या 3 दिन बाद दोबारा से क्लास करेंगे। अभी बस इतना ही करते हैं।